Hello students, I am an geography teacher in Adarsh Senior Secondary School, Khaisirgad. Hope you all are fit and fine. I welcome you all to join online classes. I hope see you soon in classes. Stay home, stay safe. Today we will be discuss about chapter second. Chapter second कौन सा है? विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। इसमें हमने ये इसके की पॉइंट में से कौन कौन से की पॉइंट है थे वो इंट्रोडक्शन हो गया था। इस समय जनसंख्या वितरण के प्रारूप ये हो गया था, जनसंख्या घनत्व हो गया था, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक ये भी हो गए थे। इसमें जनसंख्या वृद्धि, इसमें ये भी हो गया था, जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप ये चल रहा था। और सेवंथ है जो जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव, जननांकीय संक्रमण, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, ये हम आज पढ़ेंगे। तो चलते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। विश्व जनसंख्या के 2 गुना होने की अवधि। अब विश्व की जनसंख्या है वो 2 गुना होने की अवधि अब अलग अलग समय अंतराल में अलग अलग है। जैसे मानव जनसंख्या को प्रारंभिक 1 करोड़ होने में, जो 1 करोड़ है उसमें 10 लाख से भी क्या है अधिक वर्ष लगे थे, किंतु इसे 5 अरब से 6 अरब होने में, अब इसमें क्या है 5 से 6 1 अरब होने में सिर्फ 12 वर्ष लगे हैं। कितना परिवर्तन हुआ, कितनी तेजी से परिवर्तन हुआ। तालिका 2.2 को ध्यानपूर्वक देखें और यह दर्शाती है कि विश्व जनसंख्या के 2 गुना होने की अवधि कितनी तेज है। ये जो नीचे दी गई है तालिका उसमें देख सकते हैं 1000 ईस्वी पूर्व में 50 लाख थी, कितने वर्ष लगे, 1500 वर्ष लगे। फिर 1650 ईस्वी से ले में कितने वर्ष लगे, 50 करोड़ होने में ये लगे 154 वर्ष लगे। 1927 ईस्वी में 200 करोड़ जनसंख्या होने में 123 वर्ष लगे। लास्ट में जो 2025 है वहाँ 800 करोड़ हो रही है, 400 से 800 करोड़, और सिर्फ कितने 51 वर्षों में हो रही है। तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है जनसंख्या, 2 गुना समय ले रहे हैं। जनसंख्या की अधिकतर वृद्धि विकासशील विश्व में हो रही है, जहाँ विभिन्न प्रदेशों में उनकी जनसंख्या 2 गुना होने में अत्यधिक भिन्नताएं पाई जाती है। अलग अलग जो देश हैं या प्रदेश हैं उनमें क्या है 2 गुना होने में विभिन्नता पाई जाती है। विकासशील देश विकसित देशों की तुलना में अपनी जनसंख्या को 2 गुना करने में अधिक समय ले रहे हैं। विकसित जो देश हैं वो क्या है बहुत धीरे, उनकी थोड़ा स्लो चल रहा है जनसंख्या, क्योंकि उनमें क्या है एक समझ डेवलप हो गई है कि हाँ जनसंख्या यदि बढ़ेगी विकसित देशों में तो कि उनको पता है कि संसाधन है वो तो सीमित हैं देश के, तो उस पर क्या है संसाधनों पे भार आएगा, उससे क्या है पोषण में कमी होगी। इसलिए वो क्या है थोड़े डेवलप हो गए हैं कि हाँ जनसंख्या के बारे में सोचने लगे हैं कि हाँ अपने को ज़्यादा जनसंख्या नहीं बढ़ानी है। और विकासशील देशों में क्या है ये थोड़ा सा इस चीज़ की कमी रहती है कि विकासशील देशों में इन चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता कि हाँ संसाधनों पे कितना भार बढ़ रहा है, इससे क्या है पोषण में कमी आती है, जिससे क्या है जीवन प्रत्याशा कम होती जाती है। तो ये चीज़ें रहती हैं विकसित और विकासशील देशों के अंदर। ये जनसंख्या की अधिकतर वृद्धि विकासशील विश्व में हो रही है, जहाँ जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। जनसंख्या विस्फोट मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में जनसंख्या बढ़ रही है। ऐसा क्यों है, इसका कारण क्या है? जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप। विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या वृद्धि की तुलना की जा सकती है। विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि कम हो रही है। विकसित देशों में क्या हो रही है, विकासशील देशों की कम हो रही है, क्योंकि उनको क्या है वो डेवलप हो चुके हैं, उनको चीज़ों का पता है, अनुमान है। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो संसाधन कम होंगे, संसाधन कम होंगे तो क्या है आर्थिक जो भार है वो बढ़ेगा उन संसाधनों को पूरा करने के लिए, या फिर जनसंख्या का पेट भरने के लिए, भोजन के लिए भी। कई देशों में ये चीज़ें हैं कि पोषण का स्तर बहुत नीचे है, क्योंकि उनके पास में इतना पैसा नहीं है। तो ये एक प्रकार से क्या हो गया ऋणात्मक। जनसंख्या बढ़ने से पैसा घटता है, क्योंकि वो क्या बंट जाता है,
उनके बीच में। अब जैसे हम आज का यदि एग्जाम्पल के रूप में समझे तो हम यदि पीछे की तरफ जाके देखते हैं तो हमारे क्या दादाजी और वो क्या थे कि कोई एक परिवार होता था, उसमें क्या है फिर उसके 7 बेटे हो गए, तो उसमें क्या है वो ज़मीन का बंटवारा साथ में हो गया, तो वो क्या है कम होती जाती थी, मतलब कि अपनी संपत्ति क्या है वो कम होती जा रही है। उसी प्रकार से ये जनसंख्या बढ़ेगी तो संपत्ति कम होगी, मतलब कि आर्थिक जो विकास है वो कम होगा। तो ये क्या हो गया, एक ऋणात्मक संबंध हो गया इनका। तो आर्थिक विकास ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। यद्यपि जनसंख्या परिवर्तन की वार्षिक दर 1.4% निम्न प्रतीत होती है, तालिका 2.3 में वास्तव में ऐसा नहीं है। इसका कारण है जब एक निम्न वार्षिक दर अत्यंत बड़ी जनसंख्या पर लागू होती है तो इससे जनसंख्या में विशाल परिवर्तन होगा। यद्यपि प्रतिवर्ती दर निरंतर घटती रहे तो भी कुल जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ती है, प्रसव के दौरान मृत्यु दर की भांति शिशु मृत्यु दर में भी वृद्धि हो सकती है। ये जो है वो डायग्राम में दिखाया गया है कि जनसंख्या वृद्धि 2010 से 15 के बीच में। जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव, जनसंख्या परिवर्तन का क्या क्या प्रभाव होता है इससे। एक विकासशील अर्थव्यवस्था में जनसंख्या की अल्प वृद्धि अपेक्षित है। अल्प वृद्धि क्या है, वो अपेक्षित है एक विकासशील देश अर्थव्यवस्था में। फिर भी एक निश्चित स्तर के बाद जनसंख्या वृद्धि समस्याओं को उत्पन्न करती है। अल्प वृद्धि होती रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, विकासशील देशों में भी यदि होती रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है कि बहुत बड़ी मात्रा में यदि ये वृद्धि होने लग जाती है तो ये देश के लिए फिर समस्या उत्पन्न हो जाती है। इससे क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, इसमें से संसाधनों का हास्य सर्वाधिक गंभीर है। संसाधन क्या है, उतने ही है, सीमित हैं, लेकिन अब एक कोई चीज़ है उसको क्या है, एक जने के पास एक चीज़ है, वही चीज़ यदि दो के पास, जैसे आपके पास बाइक है तो यदि आप अकेले के पास बाइक है, यदि आपको किसी भी टाइम जाना है तो वो अवेलेबल है। इसी प्रकार यदि 2 बंदों के पास एक ही बाइक है तो वो उसमें क्या है कि यदि उसको जाना है लेकिन दोनों को यदि एक साथ जाना पड़ गया तो फिर क्या है कि उससे क्या है कि एक का जो काम है वो रुक जाएगा। इसी प्रकार से यदि 3 के पास एक बाइक है तो फिर क्या प्रोबेबिलिटी कम होती जाती है किसी भी काम के प्रति। तो उसी प्रकार से ये संसाधन है, जैसे ये एग्जाम्पल मैंने बताया, उसी प्रकार से देश के संसाधन भी सीमित है, उस पर क्या है भार बढ़ता है, फिर क्या है कि समस्या उत्पन्न होती है। जनसंख्या का हास्य भी चिंता का विषय है। जनसंख्या यदि ज़्यादा मात्रा में यदि हास्य होता है वो भी चिंता का विषय होता है, क्योंकि जनसंख्या एकदम से कम हो रही है, वो भी तो एक चिंता का, मृत्यु दर बढ़ रही है, उसका मतलब ये हो गया। यह इंगित करता है कि वे संसाधन जो पहले जनसंख्या का पोषण करते थे अब उस जनसंख्या के पोषण में सक्षम नहीं होंगे। यदि ज़्यादा बढ़ रही है तो सक्षम नहीं होंगे। एड्स, HIV जैसी घातक महामारियों ने अफ्रीका, स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल के कुछ भागों और एशिया में मृत्यु दर बढ़ा दी। पहले क्या था कि एड्स का इलाज नहीं था, और ये क्या है कि इससे क्या है कि एशिया के अंदर बहुत ज़्यादा मृत्यु दर वो बढ़ गई, जिससे औसत जीवन प्रत्याशा जिसने क्या है औसत जीवन प्रत्याशा घटा दी है। जीवन प्रत्याशा क्या होती है कि एक दी गई उम्र के बाद जीवन में शेष बचे हुए वर्षों के औसत संख्या होती है, वो क्या होती है, जीवन प्रत्याशा होती है। इससे जनसंख्या वृद्धि धीमी हुई है। जनसंख्या में वृद्धि है वो महामारियों के कारण धीमी हुई है। जनसंख्या वृद्धि दर, भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.64% है। अब ऐसे पूछ लिया जाए, ये छोटे क्वेश्चन में आ सकता है कि भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो 1.64% है। कुछ विकसित राष्ट्रों को अपनी जनसंख्या दोगुनी करने में 318 वर्ष लगेंगे, जबकि कुछ देश में अभी दोगुनी होने के लिए लक्षण दिखाई नहीं दे रहे, कईयों को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जननांगीय संक्रमण क्या है कि इसमें क्या होता है कि इसमें क्या है कि आपका डेवलपमेंट कितना और कैसा हुआ है वो उसमें आता है जननांगीय संक्रमण में। जैसे आप पहले गांव में रहते थे, आप कृषि करते थे, लेकिन अब क्या है आप जाके नगर में बस गए और आप क्या करते हो, उद्योग धंधा
करते हो, तो वो क्या किस में आता है, जननांकीय संक्रमण में आता है। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। जनसंख्या के वर्णन और भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। वह सिद्धांत हमें बताता है, वह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है, तो किसी देश की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित हो जाती है। मतलब कि जो डेवलप होता है शिक्षा से, तो उसमें क्या है कि जन्म दर क्या है कि उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से क्या होता है, जन्म दर के अब जैसे जैसे हम क्या है शिक्षित हो गए हैं, तो हमारे पहले क्या होते थे, बड़े बुजुर्गों के कितने, किसी के 7 बेटे, किसी 6, 5 ये होते थे। क्यों होता था? इसका कारण ये कारण भी होता था कि बीमारियां होती थी। इससे क्या है कि कम से कम 1 या 2 बच्चे तो जिंदा रह सकें, क्योंकि लगभग बीमारियों से या महामारियां आती थी जिससे गाँव के गाँव खाली हो जाते थे। हम अभी भी सुनते हैं कई बूढ़े बुजुर्गों से। तो उसमें क्या है, उसके लिए ये था। तो उस टाइम क्या है कि मरते भी ज़्यादा थे और जन्म दर भी ज़्यादा थी। अब क्या है, लोग शिक्षित हुए हैं, तो अब क्या है, किसी के 1 बेटा है, किसी के 1 बेटा 1 बेटी है, 2 हैं या 3 है, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा किसी के नहीं है, किसी के 1 ही है। तो उससे क्या है कि और क्या है कि अब जो क्या स्वास्थ्य सुविधाएं हुई हैं वो उसके प्रति लोग भी जागरूक हैं और बढ़िया टेक्नोलॉजी से स्वास्थ्य की जो सर्विस है वो भी बढ़िया हुई है, जिससे क्या है कि मृत्यु दर कम हो गई है। अब बहुत कम, वैसे बहुत कम मरते हैं पहले की तुलना में। तो उससे क्या है कि ये परिवर्तन अवस्थाओं में होते हैं जिनके सामयिक रूप से जननांकीय चक्कर के रूप में जाना जाता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिखा रखा है, जैसे खेतीहर है, ग्रामीण या खेतीहर है, इससे जननांकीय संक्रमण होने से वो हो गया नगरीय और औद्योगिक है। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के 3 अवस्थाओं के मॉडल की व्याख्या की गई है। यहाँ पे ये जो डायग्राम है इसमें इसकी बताया गया। प्रथम अवस्था में 3 जो कौन से मॉडल हैं, उच्च प्रजननशीलता व उच्च मर्त्यंता होती है। मतलब कि जन्म भी ज़्यादा लेते हैं और मृत्यु भी ज़्यादा होती है, क्योंकि लोग महामारियों और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति होने से मृत्युओं की क्षतिपूर्ति अधिक पुनरुत्पादन से करते हैं। इससे क्या है कि क्षतिपूर्ति किससे करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या बढ़ा के। जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है और अधिकांश लोग खेती में कार्यरत होते हैं। इसमें क्या प्रथम जो अवस्था होती है उसमें क्या है, लोग क्या है कि जनसंख्या वृद्धि दर धीमी होती है और लोग क्या है खेती, ज़्यादातर जो खेती है उन्हें शिक्षा में इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है। बड़े परिवारों को परिसंपत्ति माना जाता है। इसमें बड़े परिवार होते हैं उनको क्या है, परिसंपत्ति माना जाता है। जीवन प्रत्याशा निम्न होती है। जीवन प्रत्याशा, अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं और प्रौद्योगिकी का स्तर क्या होता है, निम्न स्तर होता है, कम होती है प्रौद्योगिकी। 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश इसी अवस्था में थे। लगभग क्या आज से यदि 200 वर्ष पहले जाएंगे तो यही अवस्था थी सभी, लगभग सभी देशों की। द्वितीय अवस्था कौन सी है, प्रारंभ में प्रजननशीलता उच्च बनी रहती है। प्रारंभ में क्या होती है कि जन्म दर ज़्यादा होती है, किंतु ये समय के साथ घटती जाती है। समय के साथ क्या है, लोग शिक्षित होते जाते हैं तो ये घटती जाती है। यह अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है, मतलब कि मृत्यु दर भी घट रही है। द्वितीय जो अवस्था है उसमें स्वास्थ्य संबंधी दशाओं व स्वस्थता में सुधार के साथ मर्त्यंता में कमी आती है, मतलब लोग मरते कम हैं। इसके अंतर के कारण जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग उच्च होता है। इससे क्या है कि जन्म दर ज़्यादा हो रहा है और मृत्यु कम हो रही है, तो क्या हो जाएगा कि वृद्धि ज़्यादा होगी। अंतिम अवस्था क्या है, प्रजननशीलता और मर्त्यंता दोनों अधिक घट जाती है। प्रजननशीलता भी कम होगी और मृत्यु भी कम होगी, बहुत कम होगी। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है, बिल्कुल धीमी गति से बढ़ती है, क्योंकि इसमें लोग शिक्षित हो गए अपने हिसाब से। 1 या 2 बच्चे होते हैं उनके, और वो क्या है कि उनका अच्छे तरीके से अच्छी सुविधा होने के कारण क्या है वो अधिक जीवन जीते भी हैं। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है, उसके पास तकनीकी ज्ञान होता है, अच्छा ज्ञान होता है। ऐसा जनसंख्या विचारपूर्ण परिवार के आकार को नियंत्रित करती है। परिवार क्या है, इससे
नियंत्रित हो जाता है, छोटा परिवार हो जाता है। इससे प्रदर्शित होता है कि मनुष्य जाति अत्यधिक नम्य है और अपनी प्रजननशीलता को समायोजित करने की योग्यता रखती है, मतलब कि अपनी प्रजननशीलता उसको समायोजित कर सकती है। वर्तमान में विभिन्न देश जननांगीय संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं, अलग अलग देश हैं वो अलग अलग अवस्थाओं में है। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, जनसंख्या नियंत्रण के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, ये सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या है, परिवार नियोजन का काम बच्चों के जन्म को रोकना, भी बच्चों के कम से कम बच्चों को जन्म दे अथवा उनमें अंतराल रखना, बच्चे हैं उनके बीच का जो अंतराल है वो ज़्यादा होना चाहिए। परिवार नियोजन सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने में और महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर और मुख्य भूमिका निभाती है। इससे क्या है कि महिलाओं का भी स्वास्थ्य पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता, पर प्रचार, गर्भ निरोधक की बेहतर की सुगम अवस्था, बड़े परिवारों के लिए कर निरुत्साहक उपाय, कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो जनसंख्या नियंत्रण में सहायक हो सकते हैं। थॉमस मोल्स ने अपने सिद्धांत 1798 में सिद्धांत दिया था, कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी। जनसंख्या वृद्धि का परिणाम अकाल युद्ध द्वारा इसमें अचानक गिरावट के रूप में सामने आ सकता है। ये हो गया हमारा सेकंड चैप्टर। अगले जो होगा वीडियो उसमें हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।